कल की क्लास रिवाइज करके आए हो ना? यस सर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद। ठीक है, तो आज देखो मैक्सवेल इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे आज के, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। कुछ क्वेश्चन होंगे भी, दो तीन न्यूमेरिकल्स होंगे, बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। इंस्टेंटेनियस magnitude of E and B in an electromagnetic wave are related as। E और B में क्या रिलेशन होता था? एक फॉर्मूला बताया था मैंने, E upon B equal to C। yes, E upon B equal to C था, exactly correct। When Maxwell calculated the speed of propagation of electromagnetic wave, he found इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आया था? C इक्वल टू कुछ फॉर्मूला था, याद करो। 1 अपॉन कुछ था, चलो और हिंट देता हूँ। 1 upon root अच्छा नॉट 1 upon यस, 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये फॉर्मूला था। अच्छा, इस स्टेटमेंट को बताओ यार, ट्रू है या फॉल्स है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिविंग टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रू। ट्रू है। कितने लोग बोल रहे हैं ट्रू है? बताओ जरा, हैंड रेज करो। ट्रू वाले हैंड रेज। 3 लोग बोल रहे हैं बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा, फॉल्स कितने लोग बोल रहे हैं? फॉल्स एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने भी नीचे कर लिया। तो अच्छा, बाकी लोग रिवाइज करके नहीं आए, क्या है? अभी हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं और रेस्पॉन्स ओनली 3 बच्चों का आया। सर क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट E नॉट अपॉन म्यू नॉट वाला। नहीं, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। देखो, ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि आपको याद हो, अगर हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या था, QE प्लस UV था कि नहीं था? एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो कॉम्बिनेशन था किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों का कॉम्बिनेशन था कि नहीं था? यस इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है आपका। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कैपेसिटर में कभी आपने सोचा कि एक प्लेट से कैपेसिटर क्या होता है? ऐसे कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, ऐसे कोई सर्किट लगा है, मान लो यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, मान लो। क्या आपने सोचा करंट यहाँ से जाता है आई और यहाँ से आई निकलता है, कैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है? कैसे जाता है यहाँ से यहाँ तक? इसके बीच में स्पेस होता है खाली, कैसे जाता है भाई? ये फाइंड किया था किसने? एक्चुअली मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपके इसके पीछे की, कि मैक्सवेल इक्वेशंस आज हम पढ़ेंगे। मेनली मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए हम ये ड्रिफ्ट करंट पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल से क्या हुआ था? एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें पता चला था कि एम्पियर सर्किटल लॉ ने बताया था कि अगर किसी क्लोज में, अगर कहीं पे चार्ज फ्लो हो रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था बताओ? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? अच्छा ठीक है, आपको गॉस लॉ पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? यस सर। क्या था गॉस लॉ?
The line integral of E dot ds is equal to q upon epsilon naught. अच्छा एक बात बताओ, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था? अगर हमारा किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई था कि नहीं था? P डॉट डी एल अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू डॉट एल आई था कि नहीं था? तो उसमें एम्पियर ने बताया था कि भाई किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्चुअली वो बोल रहा था, एम्पियर ने बताया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन मैक्सवेल ने क्या सोचा? मैक्सवेल ने बोला कि हमेशा साइंस क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। वाइस वर्सा का मतलब है कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना? यस सर। मैं दोबारा से बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। वो छोड़ो, बैकग्राउंड छोड़ो, बैकग्राउंड में आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। आप ये समझो कि मान लो यहां से हमारा आई करंट गया, यहां से हमारा आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। क्या हमारे इसके अंदर एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। अब Yes, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो ये आपका सर्किट क्लोज है, ये आपका सर्किट क्लोज था, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है टाइम के साथ साथ? होता है कि नहीं इस प्लेट पर? Yes, sir. और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है। क्या इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है? हो रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिक? भाई अगर इस प्लेट पे मेरा चार्ज ज्यादा होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी? भाई एक चार्ज था तब कम इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब चार्ज जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वही हमारा अंदर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब जो एम्पियर बोला था, एम्पियर क्या बोला था? एम्पियर बोला था P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बोला था एम्पियर। अब एम्पियर बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ओनली वही होता है जहां पे करंट होता है। फेराडे ने बोला, सॉरी फेराडे बोल रहा हूं मैं, हाँ फेराडे, सॉरी मैक्सवेल ने बोला इसके अंदर करंट भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। क्योंकि एम्पियर ने क्या बोला था कि ये जो वायर यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो जो मैक्सवेल ने बोला कि भैया एम्पियर चचा आप गलत बोल रहे हो, एम्पियर चचा आप गलत बोल रहे हो। जब मैं कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक नीडल रख रहा हूं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? Yes, sir. अब उसने बोला कि लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पे कि फेराडे वो सॉरी मैक्सवेल जो थे वो इतने फेमस नहीं थे उस टाइम पे। ये 1830 की बात है, 1830 1820 उस टाइम की बात है। तो मैक्सवेल क्या थे, फेमस नहीं थे। एम्पियर चचा की बहुत वैल्यू थी, तो मैक्सवेल की कोई बात मानने को रेडी नहीं था। इस कंसेप्ट को कोई माना ही नहीं। उसको प्रूफ करने के लिए 20 साल लग गए मैक्सवेल को, 20 साल लग गए डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए। इन्होंने बोला कि भैया आप एम्पियर चचा बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन हम गलत नहीं कह रहे हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, उन दो प्लेट्स के बीच में एक करंट फ्लो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और वो जो करंट होती है वो आपकी जो नॉर्मल करंट होती है उसको इक्वल होती है, और जो हमारी नॉर्मल करंट होती थी उसको उसका नाम दिया उन्होंने कंडक्शन करंट। क्या नाम दिया? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट जो आपके सर्किट में फ्लो हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होती है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फ्लो। उसके बाद लोगों ने समझा कि भाई बात तो सही कह रहा है कि अगर सर्किट हमारा ओपन होता, दो प्लेट है, प्लेट के बीच में वायर कोई है नहीं, फिर कौन सी करंट, कंडक्शन करंट बिना वायर के फ्लो हो नहीं सकती। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? फ्लो होती है। तब लोगों ने माना कि हाँ भाई, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या क्रिएट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे आई डिस्प्लेसमेंट करंट? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आया। अभी मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक्चुअली में किया था, जितने भी सारे लॉ पहले से थे ना उन्हीं को मॉडिफाई किया था बस। उसने खुद की कोई रिसर्च नहीं की थी खुद के नाम से, लेकिन खुद का नाम लगाया जरूर था, कई जगह पे अपना नाम लगाया जरूर था, क्योंकि उसने उसमें मॉडिफिकेशन किया था और वैलिड मॉडिफिकेशन किया था। हम मैक्सवेल की इक्वेशंस को सिर्फ जानेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स हमारे सिलेबस में। क्लियर है? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आया क्या होता है? देखो ये उसकी डेफिनेशन लिखी है कंडक्शन करंट की और डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों समझ में आए? यस सर। मुझे रेस्पॉन्स कम मिल रहा है, ज्यादा लोग बोलो ना, सब लोग बोलो। क्लियर यस है? आगे सर। बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब हम आते हैं मेनली मैक्सवेल इक्वेशंस पे। देखो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल ने क्या किया था, ये इक्वेशन हमारे पहले से थी, हमें याद हो तो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। था कि नहीं था? यस सर। वहां पे हमने क्या दिया था? वहां पे अगर आपको नॉर्मल वाला याद हो तो वहां पे ओनली हम बोलते थे टोटल, वहां पे सिर्फ ऐसे करके बोल देते थे Q अपॉन एप्सिलॉन। वहां पे साइक्लिक इंटीग्रल जनरली यूज नहीं करते थे, बस इन्होंने इंटीग्रल फॉर्म में दे दिया, तो उसको क्या बोल दिया भाई? ये वेरी इक्वेशन। सिमिलरली उसी से बेस क्या किया, ये इक्वेशन तो गॉस ने दिया था, ये तो गॉस ने दिया था, और इसने बोल दिया कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी एक सर्किट का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। मान लो कोई मैग्नेट है, मान लो, चलो ये ले लिया नॉर्थ पोल, ये ले लिया साउथ पोल, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसमें एंटर कर रही है कि नहीं? यस सर। इससे निकल रही है, ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे कुछ जा रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसमें कुछ ऐसे एंटर भी कर रही होंगी कि नहीं? यस सर। देखो ये बाहर जा रही हैं और ये अंदर आ रही है। अब इस पे मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, अगर मैं गॉसियन सरफेस याद है? यस इस सर। पे मान लो ये मैंने कोई गॉसियन सरफेस बनाया, ये मैंने कोई गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया। एक बात बताओ, इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आ रही है? देखो 1 2 3 4, ये दो लाइन तो अंदर ही अंदर है। 1 2 3 4, 4 बाहर जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जा रही है कि नहीं? और यस यहाँ सर। पे देखो 4 अंदर आ रही है, 1 2 3 4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? समझ में 0। आया? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या थी? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन उन्होंने बताई मैग्नेटिज्म के ऊपर, किसी भी एक साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर मैं किसी भी सर्किट में अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो क्या होगा? 0। समझ में आई बात? यस सर। हमारे उन्होंने क्या किया? फेराडे लॉ उठा लिया। फेराडे लॉ जो फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, याद है? इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फॉर्मूला दिया था। यस
उन्होंने क्या Yes, दिया sir. था, उन्होंने Yes, sir. दिया था ओनली इंड्यूस्ड ईएमएफ के टर्म में। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि भैया मेरा जो ईएमएफ होता है वो होता है -k d∅/dt। यही बताया था फैराडे ने, फैराडे चचा ने यही बताया था ना। Yes, sir. उन्होंने Yes. मैक्सवेल ने क्या किया, फैराडे चचा का उठाया, उससे बोल दिया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल है, ये देखना डीएल है, लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल था, ये लाइन इंटीग्रल है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल इक्वल टू -k d∅/dt। एक्चुअली में मैक्सवेल ने क्या किया था, जो पुरानी डिराइव करके जा चुके थे ना जितने साइंटिस्ट थे, उन्हीं को मॉडिफाई किया था, बस उन्हीं को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। सिमिलरली फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन पे आते हैं। फोर्थ में देखो अपना नाम जोड़ दिया है, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने अभी तक पढ़ा था। अब इसने क्या बोल दिया, भैया मैंने थोड़ा सा मेहनत करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करंट निकाला है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट इतना निकाला है, तो क्या मैं अपना नाम नहीं जोड़ूंगा। उसने बोला कि भाई मैं अपना नाम जोड़ूंगा। अब ये इक्वेशन मानी जाएगी मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि पहले थी क्या थी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू था, पहले क्या था हमारा, म्यू नॉट आई था, पहले Mu naught आई था I. ना, तो आई को उससे रिप्लेस कर दिया। भैया आई क्या होता है हमारा, आईसी प्लस आईडी, हमारा आई होता है आईसी प्लस आईडी। तो म्यू नॉट आईसी हमारा आईसी रहा, प्लस आईडी को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट d∅e डिवाइडेड बाई। समझ में आई चारों मैक्सवेल इक्वेशंस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज देखो, मैंने सारी प्रॉपर्टीज, जनरल ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, अभी आप खुद बोलोगे। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, वेरिएशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली, therefore they attain maximum and minimum at the same place at same time। मैंने आपको बताया था डांस करके, Yes, sir. याद है? Yes, sir. ऐसे करके बताया था मैंने आपको। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलता था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जिस टाइम पे Yes, ये sir. मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये नीचे नेगेटिव, ये भी मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ऐसे करके चलते, ऐसे करके। तो आगे की तरफ ऐसे चलते, आगे की तरफ प्रोपगेशन, रे ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों उसके परपेंडिकुलर भी तो होते हैं। Yes, sir. है कि नहीं? तो ये मैंने डांस करके आपको लास्ट क्लास में बताया था। Yes, sir. डांस Yes, sir. इसी जगह पर डांस किया था, भूल गए? Yes, sir. याद है सर। याद होना भी चाहिए। Yes, sir. तो यहाँ से क्या पता, देखो प्रॉपर्टीज पे क्या है ना, क्वेश्चन पूछे जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डीप में बताना चाह रहा हूँ कि वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों सेम टाइम पे होती है, सेम टाइम पे मैक्सिमम होते हैं, सेम टाइम पे मिनिमम होते हैं। आप देख पा रहे होगे कि ये जो ब्लू रे है ना, जिस टाइम पे मैक्सिमम हो रही है, रेड रे इस साइड, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस में एक्स-रे मैक्सिमम हो रही है, वाई एक्सिस में उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रे वो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है कि नहीं, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर भले ही है, लेकिन सेम टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं, सेम टाइम पे मिनिमम हो रहे हैं। सिमिलरली सेकंड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते हैं एक दूसरे के, Yes, sir. Yes, sir. and to each other as well as the direction of propagation। भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, जिस डायरेक्शन में Yes, sir. वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, थर्ड देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V आर रिलेटेड एज, अरे ये तो फॉर्मूला अभी बताए थे, E/B इक्वल टू C, ये वही बोलना चाह रहा है। देखो आज रिलेटेड है C इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई B नॉट, वेयर E नॉट एंड V नॉट आर एम्पलीट्यूड ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड्स। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं फोर्थ देखो, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये भी फॉर्मूला आप बताए थे क्लास के स्टार्टिंग में ही।
बताए थे कि नहीं? Yes, sir. C इक्वल Yes, टू sir. 1/√में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये फॉर्मूला Yes, भी आप sir. बताए थे। फिफ्थ देखो यार, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम। अगर कोई मीडियम आ जाए, यहाँ पे क्या था, हमें फ्री स्पेस की वेलोसिटी, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी थी, तो एप्सिलॉन भी फ्री स्पेस के लिए और म्यू नॉट भी फ्री स्पेस के लिए। अगर किसी मटेरियल में हो तो, मटेरियल में तो होगा तो क्या होगा, हमारा म्यू नॉट उस मटेरियल का, एप्सिलॉन नॉट उस मटेरियल है कि नहीं? Yes, तो sir. उस मीडियम में Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी पता चल जाएगी। सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है आपको, क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? Yes, sir. जैसे आपको याद हो कि एक पॉइंट है, कोई क्यू चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे रखा है मेरा 5 क्यू चार्ज प्लस का, और यहाँ पे रखा है 10 क्यू चार्ज प्लस का। इसके कारण जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोनों क्या करेंगे, जितना हो सकेगा ऐड होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q प्लस Q पे कोई अलग इफेक्ट डालेगा, या फिर पहले मान लो 10 न्यूटन का पर कूलम का वो डाल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब 10 वो आ गया प्लस Q 10 प्लस Q का चार्ज आ गया तो कुछ 15 डालने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हो जाता था, ऐड हो जाता। इलेक्ट्रोस्टैटिक में नवीन सर ने बताया था आपको ये। Yes, वेक्टर सम होता है। हाँ, वेक्टर सम होता है, वेक्टर सम होता है, ऐसे ही बोल सकते हो आप। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड प्रोपिगेट इन स्पेस। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, एनर्जी को कैरी करती है और प्रोपिगेट थ्रू स्पेस, स्पेस में भी चल सकती हैं। दिस एनर्जी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने बताया था आपको कि जो एनर्जी होती है वो दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है। एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों इक्वल एनर्जी होती है। दोनों में होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में इक्वल एनर्जी होती है। सिमिलरली आप देखोगे 8th पॉइंट देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर energy as well as momentum to the object placed on their path। जैसे मान लो, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में कि जो रे होती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। जो हमारी लाइट रे होती है, ये भी एक बहुत छोटी, जिनको हम पढ़ेंगे फोटोन। अभी हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ये, इसके बाद में ही हमारा रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये हमारी क्या करती है, एनर्जी तो ले जाती ही है, कुछ मोमेंटम भी लेके जाती है। कुछ क्या करती है, मोमेंटम लेके जाती है। क्लियर है? और एक चीज Yes. और होती है, फॉर डिस्कशन ऑप्टिकल पाथ ईएम वेव मोर सिग्निफिकेंट इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। मतलब बोल सकते हो आप, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एज अ लाइट वेक्टर, वेक्टर तो अभी बताया था, वेक्टर सम होता है उनका, सुपरपोजिशन फॉर्म में होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. तो sir. ये एज अ लाइट वेक्टर की तरह बिहेव करती है, एज अ लाइट वेक्टर की बिहेव करती है। चाहे आप सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों के दोनों किसमें होते हैं, दोनों के कारण जो एनर्जी होती है उसमें सेम होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि देखो आपको फॉर्मूला पता है ना, E/B = होता है कि नहीं? तो इन ये Yes, दोनों sir. पर्टिकुलरली दोनों इक्वल नहीं होते कि, लेकिन दोनों के कारण जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। याद रहे, एनर्जी सेम होती है, न कि क्या, न कि इन Magnitude. दोनों के मैग्नीट्यूड। हाँ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल टू ट्रेवल, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। भाई सन से जो लाइट आती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं, क्या उनको कुछ मीडियम चाहिए? No, sir. No, sir. भाई स्पेस में ट्रेवल करके आ जाते हैं, उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, मीडियम किन किन को चाहिए होता है, बताएगा कोई? मीडियम Sir, किसको चाहिए? sound को चाहिए होता है। साउंड वेव्स को चाहिए होता है मीडियम, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैकेनिकल वेव्स को चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव्स होती है ना, Yes, sir. Yes, sir. 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ओके,
An oscillating charge which has non-zero acceleration can produce electromagnetic wave. ये तो हम सबसे पहले पढ़े थे कल की क्लास में। Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. कि एक एक्सीलेटिंग चार्ज, हमने तीन चीजें पढ़ी थी। चार्ज जब रेस्ट में होता है वो क्या बनाता है? Electric field. और जब Electric यूनिफॉर्म मोशन में होता है चार्ज तब क्या बनाता है? Electric and magnetic field. और जब एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तब क्या बनाता है? Electric field, magnetic field and EM waves. हाँ, तीनों चीजें बनाता है। अब ये क्वेश्चन है Sir, जरा eighth इसको point. 8 पॉइंट। ओके 8 Sir, पॉइंट कुछ में क्या बोला? example, sir. 8 पॉइंट ये आपको मोमेंटम, अभी बात क्या है ना, मोमेंटम अभी आपके उसमें आएगा, क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, इसीलिए ये आपको मोमेंटम वाला पार्ट समझ। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ। एक टर्म होता है ना फोटोन। फोटोन पार्टिकल होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे आप बोलते हो कि रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, लाइट के दो पार्ट होते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। लाइट क्या करती है? दोनों का बिहेवियर बताती है, डुअल नेचर होता है। लाइट बताती है कि भाई लाइट हमारी एक रे के फॉर्म में चलती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ फिनोमिनास देखते हैं कि लाइट एक तरह से वेव के फॉर्म में भी चलती है। वेव के फॉर्म में मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। क्या उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास होगा कुछ? Yes, sir. No. होगा ना। अरे बहुत छोटे पार्टिकल्स का मास होता है लेकिन बहुत निग्लिजिबल होता है। बहुत निग्लिजिबल इन द सेंस 10 टू द पावर 40, 35 इस टाइप का होता है Sir, केजी। photons का मास तो नहीं होता ना पर इसका photons. हम निग्लिजिबल मानते हैं। मैंने बताया फोटोन एग्जांपल लिया है बेटा, एग्जांपल लिया है। इसी तरह कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो वो मोमेंटम मास होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी तो कुछ मोमेंटम लेके निकलेंगे। आपको ये आप होल्ड पर रखो वेव ऑप्टिक्स के लिए। Yes, sir. वेव ऑप्टिक्स में आपको ये समझ में आएगा। मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको नहीं टच करना चाह रहा था, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बेसिक चाहिए। अगर मैं उस बेसिक को बताने जाऊंगा ना तो फिर आज की क्लास का फंडा रह जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको मैं याद रखूंगा कि इस चीज को, मोमेंटम को वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा, या फिर इसके लिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट में रख लूंगा कि मोमेंटम को मैं एक्सप्लेन कर सकूं अलग से। लेकिन आज की क्लास का जो प्लान किया है वो कंप्लीट हो जाए, कल की क्लास में जो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें प्लान कर लूंगा मैं। अगर मुझे लगा कि हाँ जरूरी है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि उसके लिए Yes, थोड़ा sir. सा कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा ये मोमेंटम वाला पॉइंट। एनर्जी वाला तो हो गया होगा, मुझे पता है मोमेंटम वाले पे डाउट आया होगा आपको। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वो लाजमी है, आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आना चाहिए, आना भी चाहिए। ठीक है, या क्लियर हुई सारी प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? हैंड रेस करोगे, ओनली हैंड रेस। मैं पूछूंगा अभी, हैंड रेस करो, जब हो जाए तब फिर मैं पूछूंगा हैंड रेस खुद आप लोगों से करवाते। सब लोगों के हैंड डाउन कर रहा हूं मैं। ऑप्शन वन ऑप्शन कितने लोगों का करेक्ट है वो हैंड रेस करें। वन ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, सेकंड ऑप्शन कितने लोगों का करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन कितने लोगों का करेक्ट है, हैंड रेस करें थर्ड ऑप्शन वाले। फोर्थ ऑप्शन वाले हैंड रेस करें। 6 लोग। भाई 40 लोगों में से 9-10 लोग ही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हर्ष, रिया चंदेल, कीर्ति, प्रीति, मुस्कान, राजकुमारी, आकांक्षा, छवि, काजल, सोनिया, 13 पीपल है। ओके, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होगे फर्स्ट वाले में। देखो जरा, फर्स्ट वाला क्या है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, जो कि करेक्ट है। अब देखो इसको, देखो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ये भी तो सही है, ये भी तो बताया था Yes, sir. Yes, sir. ना, Yes, replace होता है। sir. अब देखो थर्ड वाले को देखो,
एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ये भी तो सही है बिल्कुल कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों में सेम इक्वली डिवाइडेड होती है। फोर्थ वाला देखो, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? सर परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये सही था लेकिन इस पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या है? फॉल्स। क्लियर है? यस सर एक्चुअली आपका आंसर ये है ये आंसर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कितना पढ़ा था आपने? ओनली विजिबल रीजन वाली चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे आता है आपको याद करने वाला। आपको मैंने अभी तक नहीं बोला होगा कि रटना है। अब इसको आपको क्या करना है? रटना है। क्या करना है? इसमें ओनली इससे जो अगली वाली स्लाइड आएगी ना, 2 स्लाइड, वो टेबुलर फॉर्म में होंगी और उसको रटना है। वहां से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ओनली टेबल पे बेस होता है, ओनली टेबल पे बेस। कुछ मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा और कुछ आपको याद करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ कंप्लीट frequency or wavelength distribution of electromagnetic radiation is called electromagnetic spectrum। कंप्लीट हमारे वेवलेंथ के बेस पे और फ्रीक्वेंसी के बेस पे और एनर्जी के बेस पे हमारी सभी टाइप की लाइट्स को डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, तो अब अच्छा, एनर्जी ऑफ एनी लाइट का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू hc/λ। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने कभी? यस सर इक्वल टू hc/λ। इक्वल टू hc/λ होता है, तो क्या हमारा C इक्वल टू क्या होता है? बताओ जरा, C इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा f होता है कि नहीं होता है? यस सर क्या f में f अगर निकालूं तो c/λ होगा? तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, h इंटू c/λ को मैंने क्या लिख दिया? f लिख दिया। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू FH। एक फॉर्मूला है E इक्वल टू क्या? hc/λ। अब मुझे पता चला कि मेरी जो एनर्जी है, किसी भी रे की जो एनर्जी है वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी? आपकी जो h है ना, वो प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट होता है आपका h। अब एक बात बताओ, जो हमारी एनर्जी है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे क्या आ गई, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है? क्या इसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? यस अब इन दोनों के बेस पे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे कि अगर जिस वेवलेंथ, जिस रे की, जिस लाइट की, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्या उसकी एनर्जी कम होगी? यस सर या फिर मैं बोलूं कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी? यस या फिर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। यस सर तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले एक्स रे, फिर सबसे पहले गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे। यूवी क्यों बोलते हैं? देखो अल्ट्रा वायलेट, अच्छा वायलेट विजुअल रीजन में विबग्योर होता है। यस सर विबग्योर में सबसे पहले वायलेट आती है कि नहीं आती है? तो सबसे लास्ट में क्या आती है? रेड आती है। सबसे लास्ट में क्या आती है? रेड आती है। तो आप ये जी याद रख सकते हो कि यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट आ रही है, मतलब रीजन से जो आपका विजुअल रीजन है उससे जस्ट एक ऊपर आएगी क्या? यूवी रेज। और जो इंफ्रारेड है वो आपकी रेड के जस्ट बाद में आएगी, क्योंकि उसमें रेड आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? वॉयलेट आ रहा है कि नहीं? यस तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें वॉयलेट पहले आ रहा है तो अल्ट्रा वायलेट पहले आएगी, तो इसमें रेड आ रहा है तो मतलब नीचे होता है ना सबसे रेड, उसमें विजुअल रीजन में होता है कि नहीं सबसे नीचे रेड? यस सर तो ये क्या होती है? नीचे आएगी। और दो आपको याद रखनी है, गामा एक्स सबसे ऊपर रहेंगी
और सबसे नीचे होती है माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इस सीक्वेंस में क्या फायदा है, देखो इस सीक्वेंस में जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपकी वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आप, आपकी वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। अच्छा, वेवलेंथ अगर नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है, क्या मेरी फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगी फिर? Yes, sir. Yes, sir. या फिर एनर्जी भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हमने देखा कि जो मेरी लैम्डा की वेवलेंथ थी उससे कम मेरी किसकी थी, एक्सरे की, उससे कम इसकी। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एक्सरे की जो वेवलेंथ थी उससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, लिखा भी है देखो, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है Yes, ग्रीन sir. वाला। एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी उससे ज्यादा वेवलेंथ होगी किसकी, सॉरी गामा की जो होगी उसके ज्यादा एक्सरे की होगी, एक्सरे की होगी उससे ज्यादा यूवी रे की होगी, यूवी रे से ज्यादा किसकी होगी, विजुअल रीजन की, विजुअल रीजन से ज्यादा इसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, सिमिलरली एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मुझे एनर्जी सबसे ज्यादा बोलूं तो किसकी होगी, किसकी होगी सबसे ज्यादा एनर्जी, So gamma rays. गामा रेज। एनर्जी गामा रेज की सबसे ज्यादा होगी। और मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, So gamma rays. गामा रेज, बिल्कुल। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, So radio. रेडियो वेव की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसी पे बेस हमारे कुछ टेबल हैं। देखो फर्स्ट टेबल ये आगे, जिसमें हमें बताया है, देखो गामा रेस, ये आपको याद करनी, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। गामा रेस है और ये याद करनी है, मतलब अभी आप कुछ क्वेश्चन होंगे इसी टेबल पे बेस, अभी तो हम चीटिंग करके करेंगे, अभी हम चीटिंग करके करेंगे, लेकिन आप देख पाओगे काफी सारे क्वेश्चन, मैंने काफी कम क्वेश्चन दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इन टेबलों से। तो आप देखोगे गामा रेस किसने डिस्कवर की है और कैसे क्रिएट की जाती है गामा रे, और उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। और देखोगे आप उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उसकी एनर्जी कितना लेके चलते, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता है। हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, अनचार्ज होती है, लो आयनिंग पावर होती है, और उसकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आपकी गामा रेज यूज होती है। एक्सरेज तो बहुत ज्यादा मेडिकल यूज में होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है कि नहीं एक्सरेज, Yes, sir. हड्डी टूटने पे एक्सरेज ही तो करवाते हैं, हड्डी टूटने पे Yes, sir. एक्सरेज ही तो करवाते हैं। तो इन सब की आपको क्या करना है, इन सबको याद करना है, इन सबको याद करना पड़ेगा, इसका इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं, इन सबको तो आपको याद करना पड़ेगा। और देखो आप यहाँ पे देखोगे वेवलेंथ को नीचे की तरफ बढ़ती घटती आ रही है, देखो 10⁻⁻14 10⁻⁻10 यहाँ से बढ़ रही है, देखो इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही, 6 × 10⁻⁻12 है। देखो यहाँ पे -14 थी, -12 हो गई, -10 थी, -9 हो गई, नीचे जाओ तेरा -10 हो गई, -10 से -7 है, -7 है से 7.8 -7 है। अब ये सब पार्ट है वायलेट के, विजुअल लाइट के, विजुअल लाइट के ना विवग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विवग्योर बनना है कि नहीं बनना है, Yes, sir. Yes, sir. विवग्योर बनना है ना। एक सेकंड जरा, कंपनी से किसी कॉल आ रही है, एक मिनट बस। बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ज्वाइनिंग इश्यू आ रहा था, उसके रिगार्डिंग कॉल आई थी। ठीक है, ये समझ में आई Sir, सबको? इसमें इंडिगो कलर नहीं है. Yes. हाँ। Yes. 6 कलर हैं लेकिन इसमें ओनली सर 7 कलर्स होते हैं ना, वी के 7 वॉयलेट के बाद इंडिगो होता है. इंडिगो होता है, ओके ओके, मिसिंग है इसमें इंडिगो,
इंडिगो मिस गया बिल्कुल। कहाँ गया तो ये था वो, VIV होता है ना, VIBGOR, यही होता है ना हमारा, तो यहाँ पे इंडिगो होना GYOR। चाहिए। GY, सॉरी सॉरी, GY ये होता है, इंडिगो होगा ये, इंडिगो होगा यहाँ पे, टाइपो एरर हो गई है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसी Yes पे sir। बेस हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चन के। एक और टेबल है उसमें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और देखो रेडियो वेव के कुछ सब पार्ट होते हैं। रेडियो वेव के सब पार्ट क्यों होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारी जैसे आर्मी, एयरफोर्स कुछ वॉकी टॉकी यूज करती हैं, Yes sir। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे यूज करती हैं। रडार वगैरह होती है, देखो रडार में यहाँ पे देखो रेडियो, रडार, माइक्रोवेव्स, रडार, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, इन सब के लिए रेडियो वेव यूज होती है। ऐसा इसकी रेंज बनाते क्यों हैं, रेंज क्यों बनाते हैं बेटा, जैसे मेरी आपके साथ मान लो बात करनी है मुझे, मान लो मैं और हर्ष पास पास में ही है, 2-4 मतलब 10-20 किलोमीटर, 10-20 मीटर या 50 मीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर की रेंज में हमारा काम रहता है मान लो, तो वायरलेस से हमें कनेक्ट रहना है। तो मैंने कोई एक फ्रीक्वेंसी बना ली 4222, मान लो फॉर एग्जांपल लिया है मैंने 4222, ऐसे करके कोई फ्रीक्वेंसी बना ली। ये बात सिर्फ हर्ष को पता है, ये बात सिर्फ हर्ष को पता है। तो अब क्या करेगा हर्ष, अपने वायरलेस को उसी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करेगा, तभी मेरी बात को सुन सकता है हर्ष, बाकी अलावा कोई भी नहीं सुन सकता। अगर एक बात बताओ, बाकी सबको इस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाए तो सब लोग सुन लेंगे कि नहीं। Yes sir। ये बात ऐसे लीक ना हो जाए, इसीलिए आपने देखा होगा वायरलेस में जब भी बात करते हैं ना, ऊपर एक रेगुलेटर सा दिया होता है, आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा, Yes sir। उसमें एक रेगुलेटर सा होता है, वो एक्चुअली में वही करता है, फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं वो लोग, एक डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। आर्मी वाले के उसमें यूज होती है, आपने मूवीज में देखा होगा, बॉर्डर मूवी में देखा होगा, बॉर्डर मूवी देखा, एक मोबाइल फोन सा होता है, वहां से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वो लोग। तो आर्मी की स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, वरना दुश्मनों को पता चल जाएगा, वो उस फ्रीक्वेंसी पे अपने उसको सेट करके हमारे जो सिग्नल है उनको सुन लेंगे। समझ में Yes आ रहा sir। है, Yes. समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज का वहां पे यूज होता है। हाँ बताओ, हाँ बेटा बताओ। कुछ पूछना चाह रहा था कोई। हेलो, Yes sir। कोई कुछ पूछना चाह रहा था, मुझे मुझे ऐसा लगा किसी बच्चे ने बोला था सर। चलो ठीक है, नहीं पूछना तो। क्लियर है आपको, ये दोनों टेबल्स याद करनी है। Yes, Yes sir. sir। Yes, ओके sir. ओके, अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस, टाइम यार बहुत जल्दी निकल गया, क्वेश्चन करो जरा फास्ट करो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, Sir gamma rays की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज। हमारे क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ते आते हैं ना, अब आपके पास 3 रे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे, तीनों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सॉरी सीक्वेंस में लगाओ इनको, Sir। तीनों को सीक्वेंस में लगाना है, एबीसी के सीक्वेंस में, किस Sir सीक्वेंस में option होगी। A। ऑप्शन ए ऑप्शन ए सबका ऑप्शन ये है, हाँ बिल्कुल, यस सबसे ज्यादा किसकी होगी, Gamma rays। गामा की, उसके बाद एक्स की, उसके बाद X अल्ट्रावायलेट rays। की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की। ठीक है ओके, अब जरा इसको करो, पिक द लार्जेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग रेडिएशंस, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। देखो सबसे लार्जेस्ट, देखो गामा Sir red। और एक्स, गामा और एक्स तो आपके ऊपर ही रह गए, तो इनकी तो वेवलेंथ होगी नहीं। अब नीचे की तरफ देखोगे, विजिबल रीजन, हमारा Sir विजिबल red रीजन में light। कौन है, देखो 2 हैं, विजिबल रीजन में हमारा 2 हैं, विजिबल रीजन में ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, Yes ब्लू sir। लाइट की वेवलेंथ ऊपर होती है, हमारी क्या होगी, रेड की होगी। ऑप्शन क्या होगा, रेड ऑप्शन करेक्ट, D। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जरा इसको देखो, सॉलिड, द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग, कौन सी रे से इन्वेस्टिगेट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को,
एक्सरेज से। यस, एक्सरे से। ये आप ये चीजें बता, देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, इन चीजों से आपको पता चल रहा होगा कि अगर टेबल आपको याद होगी ना, वो पूरी टेबल, तो इसमें से एक एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं, एक एक सेकंड के क्वेश्चन देखोगे आप, अदर ऑप्शन देखोगे ही नहीं, डायरेक्ट एक्सरे ही देखोगे, विदाउट ऑप्शन भी आप आंसर दे सकते हो अगर वो टेबल याद है तो। उस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए टेबल सबको याद होनी चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो जरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ electromagnetic wave is best suited to observe a particle of radius this। इस रेडियस का मैं आपको बता दूं, जब पार्टिकल की रेडियस दी होती ना, इसका मतलब वो लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी। अब तो कर दो फ्रीक्वेंसी, सी इक्वल टू फॉर्मूला होता था, सी इक्वल टू फॉर्मूला होता था यार, जरा देखो क्या होता था। C is equal to lambda nu या f। हाँ, सी इक्वल टू लेमडा न्यू या फिर लेमडा एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या आ रहा है आंसर, फास्ट कर दो। सर ऑप्शन डी आ रहा है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, 10⁻12। यस यस सर। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, आपने मिस्टेक की है, देखो अभी मैं बताता हूँ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है किसी का, 10⁻13। ओके, देखो ये किसमें दी हुई है, ये किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। हमारा सी क्या होता है, सी क्या होता है हमारा, सी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या हमें 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही गलती की होगी सबने। यस सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, लेमडा एफ होता है कि नहीं, तो मुझे एफ निकालना है, क्या सी अपॉन लेमडा होगा। सी क्या है मेरा, 3 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻⁴। तो आप देखोगे कितना आएगा, 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आया कैसे आया, यस 14, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप ज्यादा भावुक नहीं होना है, आंसर मतलब इजी दिख गया क्वेश्चन तो यूनिट देखना, यूनिट में हमेशा घुमाता है, और जो सबसे पहले गलत आने वाला है ना, वो भी ऑप्शन होगा गारंटीड। जो क्वेश्चन बनाता है उसको पता होता है क्या क्या गलती होने वाली है, उन सभी पॉसिबल आंसर्स को ऑप्शंस में रखा जाता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन जरा एक बार आपसे हो, एक्चुअली में ये फॉर्मूला अभी बताया नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला है, इस फॉर्मूला बताने के लिए, ये फॉर्मूला बताने के लिए स्पेशली। तो हमें क्या दे रखा है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ईआरएमएस। क्या दे रखा है, ईआरएमएस दे रखा है हमें, कितना, 100 वोल्ट पर मीटर। हमें पूछा क्या है, इंटेंसिटी पूछा। तो बेटा देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा हमेशा हाफ एप्सिलॉन नॉट ईआरएमएस का स्क्वायर इनटू सी। सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। मैं फॉर्मूला बताने के लिए ही ये क्वेश्चन करवाया है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ जरा। 8.85 × 10⁻⁻12। इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता है ना ये फॉर्मूला अभी हुआ ही नहीं, तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। ई की पावर क्या, ई की वैल्यू क्या है, 100 का स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8। तो यहाँ पे देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, लमसम इसको सॉल्व करके 13.3 वॉट, 13.3 वॉट आएगा आई की वैल्यू। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आने वाला है आपका, ये क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, आरएमएस वैल्यू दे रखी है आपको, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। आरएमएस वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, क्या हमें पीक वैल्यू ऑफ ईआरएम
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले। Yes, sir. Yes, sir. करो करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आरएमएस वाला फॉर्मूला मैं पहले करवा चुका हूं और एक फॉर्मूला और यूज होगा इसमें, वो भी करवा चुका हूं। दोनों को फॉर्मूलों को यूज करके करो इसको। 2 फॉर्मूले यूज होंगे, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। आपके पास ओनली 1 मिनट है, तो टाइम हो चुका ना, चलो 2 मिनट है। 54 हो रही है, 56 पे करवाता हूँ। हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। IRMS और ERMS दोनों के फॉर्मूले एक साथ बताए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट में। Sir, याद E है naught upon root 2 value. किसकी वैल्यू है ये? Sir, E naught upon root 2 था ना फॉर्मूला में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर्ष यही फॉर्मूला था, E नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, ERMS की वैल्यू। वहां से हम निकाल लेंगे E नॉट। अब E नॉट और B नॉट इक्वल टू कुछ होता था। सबसे पहला फॉर्मूला था आज की क्लास का, रिकॉल क्लास में, रिकॉल टेस्ट जो था, रिकॉल स्लाइड थी, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला लगेगा। सर क्या बोला फिर से? मैं ये बोल रहा हूँ आज की क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना, रिवाइज करवाया था, पिछली क्लास का फॉर्मूला था वो। B upon E is equal to C. E अपॉन बी इक्वल टू सी, यस, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलो फिर अब मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ERMS दे रखा है 6 वोल्ट पर मीटर। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर पीक वैल्यू पूछिए ना, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। अगर हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो हम इसी से निकाल देते, लेकिन हमें पूछा क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हमें निकालनी है कैसे, ERMS हमें पता है, ERMS होता है मेरा ई पीक ई डॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आप देखोगे ई नॉट मुझे निकालना है, तो ई नॉट क्या आ जाएगा मेरा, क्या रूट 2 इंटू 6 आएगा कि नहीं, रूट 2 इंटू 6 आएगा, वोल्ट Yes, पर sir. मीटर। अब मुझे चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक्चुअली में। तो हमें पता है नाउ ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। Yes. ये चाहिए क्या, बी चाहिए, बी नॉट चाहिए, बी नॉट चाहिए, तो सी को इसके नीचे ले आऊं, तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट Yes, डिवाइडेड sir. बाई सी। तो ई नॉट क्या है मेरा, 6 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, होगा कि नहीं। Yes, sir. 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो मेरा आया 2 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो 2 रूट 2 को जरा सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आंसर आएगा 2.8, 2.8 है, 2.83, 2.2. 2.2, सर मेरा 2.2 आया। अच्छा 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मैं बता रहा हूँ जो टेस्ला। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, Yes, Yes, sir. ओके। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ 3 क्वेश्चन है। अच्छा आज अब मुझे बताओ हमें क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में, sir. क्या क्या Max. पढ़ा, मैक्सवेल, Maxwell. मैक्सवेल पढ़ा है, मैक्सवेल किस और Properties of EM wave. प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स और Electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और फोर्थ। Questions. Questions. अच्छा इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. No, sir.
देखो आज की जो क्लास थी वो टेबल अगर आपको याद है ना, आज की क्लास के 80% क्वेश्चन उड़ जाएंगे, सारे के सारे उड़ जाएंगे आज अगर वो याद है तो आपको शीट, वो जो टेबल थी वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो थी ना वो आपको धीमे धीमे मैं लास्ट क्लास में बता दी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी। लमसम एक दो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मैंने पहले नहीं बताई थी, ज्यादातर सारी प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। तो प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा था प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन सब लोगों ने सही किया था, क्योंकि लास्ट क्लास में बता दिया था ना, इसलिए। ठीक है, तो Yes. उसको डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार बता दें। डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ, चलो यहाँ पे बताता हूँ। कहाँ गया वो? हाँ देखो, हमारा कैपेसिटर ये होता था, थोड़ा बड़ी प्लेट लेते हैं, मान लो ये मेरा कैपेसिटर है और ये मेरा कोई बैटरी से कनेक्ट है, ये मेरा कोई ईएमएफ है यहाँ। तो इनिशियली क्या होता था, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आया, मान लो यहाँ पे इनिशियली चार्ज थे 4, यहाँ पे थे 4 इधर पॉजिटिव थे, 4 इधर नेगेटिव थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हमारे इनिशियली क्या हुआ था कि हमारा करंट हो रहा था यहाँ पे आई फ्लो। तो प्रैक्टिकली जब स्टार्टिंग में हुआ था उसका जवाब भी नहीं था किसी के पास इनिशियली में, कि भाई कैपेसिटर के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें करंट कहाँ से फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी करंट आई आ जाता था। उसके बाद मैक्सवेल चचा ने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है उसकी वजह से अंदर एक करंट फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और वो फ्लो किस वजह से होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कैसे हो रहा है, आप देखोगे जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इस प्लेट पे? यस सर। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो हमारे मैक्सवेल चचा ने यही बोला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करेगी आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसकी वजह से क्या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा? यस सर। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग वाला है, यानी कि बोले तो ई आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। तो क्या आपका जो बी आएगा वो भी इंक्रीजिंग आएगा? यस सर। अच्छा, बी अगर इंक्रीजिंग आ रहा है तो क्या मेरा फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा? यस सर। फ्लक्स भी इंक्रीजिंग होगा। अब फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? यस सर। ये उसी में यहाँ पर ईएमआई में आ गए हम पूरा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या मेरा इंड्यूस्ड करंट आएगा? यस सर। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट आएगा तो उसी इंड्यूस्ड करंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब समझ में आया? यस सर। ईएमआई पहुंच गए अब तो। सर इंड्यूस्ड करंट को ही बोला ना उसने, डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ उसी को बोला था, लेकिन उसने टर्मिनोलॉजी ये वाली यूज नहीं की थी, मैंने इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया था आपको। एक्चुअल में अगर उसके अंदर जाके देखेंगे ना, एक्चुअल में वही था, लेकिन ये पहले रिसर्च हो चुकी थी, इसीलिए मैक्सवेल ने दिमाग लगाया कि अगर मैंने उसका नाम ले दिया तो वो फेमस हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा, मेरा नाम तो नहीं होगा ना। इसलिए वो टर्मिनोलॉजी यूज उसने न करके कुछ अदर टर्मिनोलॉजी यूज की जो मैंने समझाया था पहले। यस सर। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके ओके देन, चले फिर क्लास को एंड करें आज की। यस सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. बाय Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।